निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर गए। अब मेरी नज़र में आज तक मैंने जितनी भी शख्सियात का मुताला किया है, उनमें से कोई भी शख्सियत मुझे आज तक ऐसी नहीं मिली है कि जिसने गलतियां नहीं की हैं, जिसने ठोकरें नहीं खाई हैं, जिसने परेशानियां नहीं उठाई हैं। और हमारे माशरे में पाकिस्तान के अंदर जो भी बंदा काम कर रहा है उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। फायजा की तरफ आते हुए, कि फायजा का सवाल है कि वो टीचिंग करना चाहती हैं, तो वो एम फिल कब करें, कैसे करें। पहले मैं फायजा को एक चीज़ आपको, फायजा मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, आज के दौर में टीचिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जो टीचिंग है, जो पाकिस्तान में टीचिंग की हिस्ट्री है, थोड़ा सा फार्मेसी के ऊपर उसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी आपको ये डिसाइड करने में कि आपने टीचिंग में अगर आना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए हैं पाकिस्तान में टीचिंग में एक्सेल करने के लिए। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत है जो कि इंस्पायर कर सकें। यानी कि आप सम हाउ मेरी तरह बनना चाह रही हो, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ और मैं भी टीचिंग करता हूँ। और मैंने जब फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में था तो मुझे ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने प्रोफेसर बनना है, राइट। ओके, तो अब पहले थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से, अगर आपने पाकिस्तान में बनना है और अगर पाकिस्तान से बाहर जाना है तो उसकी भी एक अलग से कहानी है। लेकिन पाकिस्तान में आपको मैं ये बताऊं कि 2000 से पहले, ईयर 2000 से पहले पाकिस्तान में सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज थी, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज नहीं थी। मेरा ख्याल में पहली दफ़ा पहला जो स्कूल मेरे इल्म के मुताबिक बना था, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अराउंड इसी तरह से 1999 में लाहौर कॉलेज फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेस, ठीक है, वो बना था जो कि राइवेंट रोड पे है। और 2000 के करीब शायद लाहौर यूनिवर्सिटी बनी। और इस वक्त पाकिस्तान में जो मैंने लास्ट टाइम स्टडी किया था, तो तकरीबन 54 केमिकल 54 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फार्मेसी करवा रहे हैं। ठीक है। और और जैसे अब हायर एजुकेशन कमीशन जो है, हायर एजुकेशन कमीशन की ये रिक्वायरमेंट है कि टीचिंग करने के लिए आपके पास कम से कम पीएचडी होना जरूरी है। जब तक आप पीएचडी नहीं होते तो आप टीचिंग के अंदर आप टीचिंग नहीं कर सकते हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक। ठीक है। तो अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारा फार्मेसी का इंस्टीट्यूशन है, ये रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन है, राइट। रेगुलेटेड प्रोफेशन है। रेगुलेटेड प्रोफेशन ये है कि ये हम खुद ब खुद ऐसे ही मतलब किसी जगह पर जाकर मैं ये नहीं कह सकता कि जी मैं फार्मेसी पढ़ाने लगा हूँ और मैं फार्मेसी पढ़ा, चूंकि मुझे फार्मेसी आती है, मैं फार्मेसी का बहुत बड़ा उस्ताद हूँ, लेकिन हम नहीं पढ़ा सकते। उसके पीछे बहुत सारे कवानीन हैं और रूल्स हैं जिनकी बुनियाद पर आप टीचिंग में आ सकते हो। और फिर आपको ये भी देखना है कि टीचिंग में कंपटीशन कैसा है। ठीक है। और उस कंपटीशन के अंदर जैसे कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, जैसे हम खुद हैं, उनको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ठीक है। सबसे पहला जो चैलेंज है जो आज के दौर में, वो ये है कि टीचिंग अकेले आज की दुनिया में खाली टीचिंग का कोई अहमियत नहीं है। वो अहमियत यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर टीचिंग की अहमियत है और वहां पर आप सिर्फ टीचिंग करते हो। लेकिन यूनिवर्सिटी की तालीम के अंदर आज की दुनिया में चाहे वो कहीं भी है, टीचिंग के साथ रिसर्च जुड़ी हुई है। जब तक आप नया इल्म नहीं बनाएंगे, यूनिवर्सिटी का मकसद ही यही है कि आपने नया इल्म बनाना है, और उसके लिए आपको एमफिल और पीएचडी करना पड़ती है। ठीक है। और एमफिल में आपने रिसर्च, आपको यू आर ब्लेस्ड टू बी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, जहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया हुआ है कि रिसर्च कैसे करते हैं। आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं और उन प्रोजेक्ट से आपको पता चल गया हुआ है कि रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है। तो आपने एमफिल का डिसाइड करना है कि जी मैंने अब एमफिल करना है, तो एमफिल के दौरान आपने अपनी स्किल बढ़ानी है कि आप पब्लिकेशंस, रिसर्च पब्लिकेशंस, राइट। और जो भी पब्लिकेशंस आप करो, अगर आपकी जितनी ज्यादा पब्लिकेशंस होगी उतना ही ज्यादा आपको मौका मिलेगा टीचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। ठीक है। और फिर इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप ट्रेन करो अपने आप को, और लोगों को अप्रोच करो जो टीचर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनको अप्रोच करो, उनको साथ ईमेल करो। और एमफिल के दौरान ही, ठीक है, एक तो सिलेबस में जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो तो ठीक है, वो इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा उसमें एक्सेल करने के लिए टीचिंग के प्रोफेशन के अंदर। ठीक है। जहाँ तक दाखिले का ताल्लुक है, तो दाखिले में अगेन आपके हाथ बंधे हुए हैं। जब
यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ओपन होगा तभी आपको दाखिला मिलेगा, राइट। अमूमन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन जो है वो दो जगहों पर दो वक्त में स्टार्ट होता है, एक स्प्रिंग सेशन होता है और एक फॉल सेशन होता है। जो स्प्रिंग सेशन है उसमें आप ट्राई करो, और या फॉल सेशन में अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ ग्रेजुएशन, राइट। फिर उसके अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन क्राइटेरिया भी है। अगर आप अभी यहाँ पर यूसीपी में हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की कोशिश करो, या मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटी में या लम्ब स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग में दाखिला लेने की कोशिश करो जहाँ पर आप ग्रूम होगी, राइट। कंपटीशन में आपका जीपीए बहुत अच्छा है, आई विल रेकमेंड यू टू गो फॉर लम्ब स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर डूइंग योर पीएचडी, ओके। और ये चीज़ें जहन में बिठा लो कि खाली एमफिल करने के बाद बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने एमफिल किया हुआ है, ठीक है, लेकिन एमफिल करने की वजह क्या है वो जानना ज़रूरी है। और इसके अलावा हमारी जो सिस्टम्स अवेयरनेस है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम्स अवेयरनेस क्या होती है कि हमारा पाकिस्तान का सिस्टम चल कैसे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के जो सिलेक्शंस होती हैं वो कैसे होती हैं, ठीक है। क्या आपको इन सवालों के जवाब पता है? ये मैंने तीन सवाल पूछे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में टीचिंग की पोजीशन लेने के लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ठीक। नंबर दो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाले टीचर में क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कर रहे होते हैं, और उसमें प्रमोशन के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। आर यू अवेयर ऑफ दीज क्वेश्चंस? No, sir. Sure, Oh. sir. So did you try to discover that, like did you talk to some teachers and ask from them about their biography, that how did you become a teacher? No, sir. मोस्टली जिनसे अच्छे टीचर से जिनसे बात हुई है तो यही था कि कुछ फील्ड इस तरह की इसमें सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ बहुत सुनने को मिलती है कि ये फील्ड में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, इसमें थोड़ी कम है। लाइक फार्माकोग्नोसी में बहुत कम टीचर्स हैं, और इवन केमिस्ट्री हो गया इसमें भी कम टीचर्स होते हैं फार्मास्यूटिकल में। और फार्मास्यूटिक्स में ये पता चला कि बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, मतलब जो इंडस्ट्री में और इवन कम्युनिटी में भी ज़्यादा वो भी फार्मास्यूटिक्स में एमफिल कर रहा होता है। और सेकंड ये चीज़ पता चली, और दूसरा ये कि रिसर्च पब्लिकेशन जो है वो आपकी मस्ट होनी चाहिए ड्यूरिंग फॉर्म डी, उससे जो आपको काफ़ी हेल्प आउट मतलब मिलता है। और जो एक टीचर है मेरे ख्याल से उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट है उसको वो चीज़ अपनी कन्वे कर पा रहा है। इस कोई टीचर के अंदर ये क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, चाहे उसने जिस तरह का मर्जी पढ़ा है, लेकिन उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपनी बात या जो चीज़ उसको पढ़ाना चाह रहा है वो एक बच्चे को कन्वे कर पा रहा है, तो वो तभी अच्छा टीचर बन सकता है। लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट ओल्ड हो गई बदकिस्मती से, यानी कि अब यूनिवर्सिटी की जो तालीम है पाकिस्तान में भी बदल रही है, ठीक है। और अगर आपने यूनिवर्सिटी की तालीम में एक्सेल करना है तो पढ़ाना एक, यूँ समझ लो कि आप 50% जॉब, राइट। और आगे तरक्की करना वो सारा का सारा दारोमदार है कि आप नया इल्म कितना पैदा करते हो, ठीक है। और नया इल्म पैदा करने के लिए अगर आप उसी एग्जिस्टिंग नेटवर्क, जैसे कि अगर आप सोच लो कि मैंने एक ट्रेन में बैठ गई हूँ, एमफिल की ट्रेन पे बैठ गई हूँ, एंड पे आपको एमफिल की डिग्री मिल जाएगी, लेकिन एमफिल की डिग्री के बाद आपको टीचिंग की जॉब बहुत मुश्किल से मिलेगी पाकिस्तान में, ठीक। क्योंकि बहुत ज्यादा एमफिल्स है, ठीक है। फार्माकोग्नोसी आपने अच्छा बोला कि फार्माकोग्नोसी के एरिया में टीचर्स कम है, बिल्कुल ठीक, लेकिन क्या आपको फार्माकोग्नोसी पसंद है? अगर आपको फार्माकोग्नोसी पसंद है तो फिर आप करो। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, टॉप के ऊपर टॉप के ऊपर जगह हमेशा खाली होती है, ठीक है। आपका जीपीए अच्छा है, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है और आपने बहुत मेहनत भी की हुई है। अब सिर्फ आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि अपनी नेटवर्किंग डेवलप करनी है टीचिंग कम्युनिटी के साथ। जब तक आप अपनी नेटवर्किंग टीचिंग कम्युनिटी के साथ डेवलप नहीं करती, और ये आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले ये देखो कि किन किन तालीमी इदारों में आप पढ़ा सकती हैं। अगर आपने कहना कि सिर्फ मुझे इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, राइट, तो फिर उसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लो।
और उसको टारगेट करने के बाद आप देखो कि आप इसमें कैसे एंटर हो सकती हो, राइट। आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, ओके। जब तक आपके पास वो स्किल्स नहीं होगी, आप उस यूनिवर्सिटी में दाखला आपको मतलब वहां पर जाना मुश्किल हो सकता है। और फिर दूसरा मैं आपको ये भी कहूंगा कि टीचिंग में आज के दौर में ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। अगर आप वाकई अच्छा टीचर बनना चाहते हो, आपको हायर एजुकेशन लेना पड़ेगी, ठीक है। आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना पड़ेगा। आप यूके जा सकती हो, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकती हो, आप अमेरिका आ सकती हो, आप मुख्तलिफ जगहों पर जा सकती हो। और फिर दूसरी मजे की बात यह है कि यहाँ पर अगर आप यूके जाना चाहती हो, या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हो, या चाइना जाना चाहती हो, या मलेशिया जाना चाहती हो, या फिर आप अमेरिका आना चाहती हो, तो अब आपका ट्रैक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप मेरी पर्सनल हिस्ट्री से देखो कि मेरी पर्सनल हिस्ट्री में मैं टीचिंग वर्क करना चाहता था, और मैंने अपना करियर भी टीचिंग से ही स्टार्ट किया। 2007 में मैं डिमॉन्स्ट्रेटर था लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर, और फिर मैंने एमफिल में दाखिला लिया किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर मुझे दूसरा एमफिल भी करना पड़ा फार्मास्यूटिक्स के अंदर। और फिर मैंने वहां पर पीएचडी करने के लिए बहुत सारी जतन भी किए, पाकिस्तान में पीएचडी करने के लिए बहुत सारे जतन भी किए, लेकिन और मुझे पीएचडी करना भी थी, और मैं पाकिस्तान में रहना भी चाहता था। लेकिन मुझे ये मालूम था कि टीचिंग में एक्सेल करने के लिए मेरे पास पीएचडी की डिग्री होना जरूरी है, राइट। तो आपको ये देखना, पाकिस्तान में पीएचडी करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में पीएचडी करना, राइट, कंपेयर टू अब्रॉड, ओके। तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर आपको सोचना है, और आप मजीद रहनुमाई ले सकती हो मेरे से, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। आप पहले काम करने वाली क्या चीज़ है, मैं आपसे ये कहूंगा। अभी आप फॉर्म डी के अंदर हो। आप, मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप कमिटेड हो, क्या यू आई वांट टू बिकम अ टीचर, ओके। आई वांट टू नॉट, अगेन आपको थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा अपना माइंडसेट, कि टीचर और प्रोफेसर में फर्क है। यूनिवर्सिटी का जो असल मकसद होता है वो ये होता है कि यहाँ पर आपने प्रोफेसर बनना है, और प्रोफेसर बनने के बाद आपने बच्चों को तालीम देनी है, ठीक है। बच्चों को तालीम के साथ साथ, अब जो यूनिवर्सिटी के ऊपर जो प्रेशर होता है वो भी हमें समझने की जरूरत है। अगेन सिस्टम्स अवेयरनेस, यूनिवर्सिटी पे प्रेशर क्या होता है, रैंकिंग का, कि वो चाहती है कि उसकी रैंकिंग बेहतर हो जाए। और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसे बेहतर होती है, ये वो चीजें जिनको आपका पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बेहतर होती है नंबर ऑफ पब्लिकेशंस के साथ, ठीक है, कि एक यूनिवर्सिटी साल के अंदर कितने पेपर्स पब्लिश कर रही है, राइट। नंबर टू, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इस बात से बढ़ती है कि उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने कितनी ग्रांट या कितनी फंडिंग हासिल की है हायर एजुकेशन कमीशन से या दूसरी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से। जो भी लोग पीएचडी करके यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर ये होता है कि उन्होंने फंडिंग जनरेट करनी है। और फंडिंग कैसे जनरेट होती है, ये एक अलहदा से टॉपिक है, ठीक है, कि आपके पास कितने फंड्स हैं, और उन फंड्स की बुनियाद पर आप फिर अपनी लैब इस्टेब्लिश करते हो, और अपनी लैब इस्टेब्लिश करने के बाद आप मजीद स्टूडेंट्स को अपने साथ पीएचडी करवाते हो, राइट। अब आपसे पहले, 2000 से पहले उतना स्टूडेंट नहीं था, और हायर एजुकेशन के अंदर जाता नहीं था। जैसे मैंने स्टार्ट कहानी में किया, आपको 2005 से पहले के जितने भी फार्मासिस्ट मिलेंगे वो आपको बाहर के ममालिक में सेटल्ड मिलेंगे, ठीक है, या पाकिस्तान में आला ओहदों पे मिलेंगे, ठीक। 2005, अब ये तकरीबन 16 साल हो गए। अब यही वो वक्त है जिस वक्त प्राइवेट सेक्टर में फार्मेसी के स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा इनफ्लो हो गया, बहुत ज्यादा ग्रेजुएट्स बनना शुरू हो गए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहां पर हम उन फार्मासिस्ट को खपा सकें, राइट, या उन फार्मासिस्ट को जगह दे सकें, ठीक है। अब हर इंसान के ऊपर, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है, और सारी जिंदगी स्टूडेंट्स ही रहेंगे। हमारे साथ बहुत सारी जरूरतें भी जुड़ी हुई हैं, और हमारे ऊपर सोसाइटी का और खानदान का भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, राइट। तो अब आपको ये देखना होता है कि मुझे किस तरह से, मैं क्या काम ऐसा करूं कि जिसकी वजह से मैं दो चीजें हासिल कर सकूं। एक तो मैं मुआशी खुद मुख्तारी हासिल कर सकूं, और दूसरा मैं मुआशरे में इज्जत हासिल कर सकूं, ठीक है। मुआशरे में इज्जत तो बाद मिल जाएगी आपको टीचर बनके, लेकिन मुआशरे खुद मुख्तारी हासिल करना भी जरूरी है, ठीक है। तो हमारे टीचर्स को इतना ज्यादा नहीं कमाते हैं, उसकी वजह क्या है, अगेन प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जो प्राइवेट सेक्टर है या फिर पब्लिक सेक्टर है, उसमें अगेन प्रेशर्स बहुत ज्यादा है, और उस सिस्टम्स को समझना, उस सिस्टम को समझना जरूरी है
जिसमें आप जाना चाहते हो। ओवरऑल दूर से नजर आता है कि टीचिंग की जॉब पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज के अंदर आसान है, लेकिन जो टीचर्स इवन जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है और पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर्स होते हैं, राइट। और आपने अभी से अगर अपने आप को उन सिस्टम्स के साथ, वो बच्चा जो एमफिल करने से पहले ही ये जानता है कि अच्छा पाकिस्तान में उस्ताद बनने के लिए क्या क्या सलाहियतें चाहिए हैं और क्या क्या जरूर क्या क्या उसके पास स्किल सेट होना चाहिए, क्या वो कम्युनिकेट कर सकता है, क्या वो निगोशिएट कर सकता है, वो सारी चीजें उसके पास होना जरूरी है। ठीक है। और आपके लिए मैं यही कहूंगा कि आप नेटवर्किंग करो। नेटवर्किंग करने के लिए ईमेल्स का इस्तेमाल करो, ईमेल करो, पर्सनल इंटरव्यू लो, उनसे जाओ, उनसे पूछो जी आपकी बायोग्राफी क्या है, मैं आप जानना चाहती हूँ। ठीक है। और आपकी अपनी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कर सकती हो। आप अपनी जो यूनिवर्सिटी की असातिज़ा हैं उनसे पूछो, और उनके ऊपर क्या प्रेशर्स हैं उनके बारे में पूछो। ठीक। और फिर आप और किन किन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकती हो। अब आप लाहौर में हो मुझे मालूम है, और आप लाहौर में ही रहना चाहती हो, राइट। तो लाहौर में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप दाखिला ले सकती हो, यानी कि जिनमें आप पढ़ा सकती हो। ये आप आज से हम 2.5 साल बाद की बात कर रहे हैं। 2.5 साल के बाद आपने पढ़ाना शुरू करना है एमफिल करने के बाद, राइट। आधा साल आपको फॉर्म डी करने के लगेगा, 2 साल आपको एमफिल करने में लगेंगे, उसके बाद टीचिंग। और अब एमफिल के बाद भी टीचिंग में जगह बहुत मुश्किल से मिलती है, और अगर मिलती भी है तो जॉब्स की जो यानी कि जो पैसा है, यानी कि जो रिन्यूमरेशन है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप मतलब आप अपनी दाल रोटी तो पूरी कर सकती हो, ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि आप अपना घर बना लोगी, ये मुमकिन नहीं है। अभी थोड़ी देर तक